हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की। इसमें 11 हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये कोर्स नंबर आपका 11 है। वीआई ट्रेड हो या एचआई ट्रेड हो या फिर आईडीडी ट्रेड हो, सभी में जो पेपरों की काउंटिंग की जाती है वो फर्स्ट ईयर से लेकर की जाती है। तो इसलिए ये पेपर नंबर 11 होगा। अगर आप द्वितीय वर्ष में केवल देखेंगे सेकेंड ईयर में, तो फिर ये पेपर नंबर 5 है आपका। इस सब्जेक्ट का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, जो कि कॉमन कोर्स है। इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, यानी कि ये सभी स्टूडेंट जो डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी को पढ़ना ये कंपलसरी है, यानी कि ये कॉमन कोर्स है। तो इससे संबंधित आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 20-20 क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी। इसके साथ ही आप लोगों को ट्रू फॉल्स ये भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि मैराथन वीडियो होगा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सभी आप लोगों को करवाए जाएंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपका वहाँ पे गलत ना हो। इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों को चाहे एचआई हो, वीआई हो या आईडीडी हो, सभी के लिए यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं टेलीग्राम पे। इसके साथ ही आप लोगों को स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेगी। इसके साथ साथ इसी नाम से आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना है और वहाँ से आपको नोट्स भी ले लेना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ में जुड़ें, और जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं वो सभी वीडियो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इसमें हम लोग आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन परिवार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। परिवार को सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है। तो इसका ऑप्शन है कि एक साथ रहने वाले लोगों का समूह, या फिर माता पिता और उनके बच्चे से मिलकर बनी एक सामाजिक इकाई, या फिर रक्त या विवाह से जुड़े लोग, या उपरोक्त सभी। तो आप जानते ही हैं जो परिवार की परिभाषा होती है उसमें क्या कहा जाता है कि एक साथ लोग रहते हैं, इसमें समूह में रहते हैं, माता पिता भाई बहन और उसके बाद उनके बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा हैं, या कह लीजिए कि एक चाचा चाची। इस तरीके से एकल परिवार या संयुक्त परिवार हो, सब में ग्रुप होता है, 4-5 लोग उसमें होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बनी एक सामाजिक इकाई, तो ये भी आपका सही है। रक्त या फिर विवाह से जुड़े लोग, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पारिवारिक संरचना की कौन सी सामान्य विशेषता नहीं है। तो नहीं को हम सर्कल कर लेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। नंबर 1 साझा रहने की जगह, नंबर 2 आर्थिक सहयोग, नंबर 3 स्वतंत्र वित्तीय जिम्मेदारियां, नंबर 3 प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र वित्तीय जिम्मेदारी जो है ये विशेषता इसकी नहीं है। पारिवारिक संरचना की स्वतंत्र रूप से आप वित्तीय जो संरचना बनती है, एक बजट बनता है, उसको आप नहीं खर्च कर सकते हैं। परिवार में रहते हैं, परिवार के सूझबूझ से और उसके बजट के अनुसार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एकल परिवार में निम्नलिखित में से शामिल होते हैं। तो एकल परिवार में कौन कौन शामिल होता है। नंबर 1 माता पिता, बच्चे और दूर के रिश्तेदार, माता पिता और बच्चे। नंबर 3 बच्चे और उनके दादा दादी, और डी है आपका एक साथ रहने वाले दूर के रिश्तेदार। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन लगभग आप देख ही रहे हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माता पिता और उनके बच्चे जो होते हैं वो एकल परिवार में रहते हैं, ना कि उनके दादा दादी या रिश्तेदार या फिर समाज के कोई लोग। तो इसमें किसी भी प्रकार के अन्य लोग नहीं होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि विस्तारित परिवारों में आमतौर पर शामिल है। विस्तारित परिवार यानी कि जो संयुक्त परिवार है, केवल माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार। सी है केवल बच्चे और उनके दादा दादी। डी है पड़ोसी और मित्र। तो आप जानते ही हैं कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे नहीं होते हैं। माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब रहते हैं। केवल बच्चे तो ये गलत हो गया है। केवल जहाँ भी लगे उसको आप वैसे ही निगेटिव मानिए। पड़ोसी और मित्र तो रहने घर में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, माता पिता, बच्चे और उनके रिश्तेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि कौन सी विशेषता अक्सर कार्यात्मक परिवार से जुड़ी होती है। तो नंबर 1, लगातार संघर्ष और संचार की कमी। नंबर 2, भावनात्मक समर्थन और प्रभावी संचार। नंबर 3, तनाव और अलगाव का उच्च स्तर। और डी है आपका प्रत्येक सदस्य की वित्तीय स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, भावनात्मक समर्थन और प्रभावी संचार। यानी कि ये कार्यात्मक परिवार से जुड़ी होती है। जो भावनात्मक समर्थन होता है या कह लीजिए साथ में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, एक कार्यात्मक परिवार कैसे अग्रसर करेगा, विकास करेगा। इसमें आप लोग जानते ही हैं कि भावनात्मक जब लगाव होगा और लोग एक दूसरे के सहयोग की भावना रखेंगे तब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि पारिवारिक संस्कृति मुख्यतः बच्चे को प्रभावित करती है। तो किस प्रकार से ये प्रभावित करती है। नंबर 1, शारीरिक उपस्थिति में। नंबर 30, सामाजिक स्थिति में। नंबर 3, सभी बच्चों के लिए विशेष स्कूल उपलब्ध कराए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी बच्चों के लिए वो उपलब्ध करा पाएगा। केवल शैक्षणिक, तो मैंने पहले से कहा केवल वाला ऑप्शन आपको काट देना है। अब बच्चा हमारे पास 2 ऑप्शन, पारिवारिक संस्कृति। तो संस्कृति से ही आप यहाँ पे आइडिया लगा लेंगे कि जब संस्कृति शब्द आएगा तो वो समाज से जुड़ जाएगा। वाइगोस्की का आपने नियम पढ़ा है, उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो सामाजिक जहाँ कहीं भी होगी तो उसके साथ में संस्कृति जरूर जुड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक सेकेंड, यहाँ पे पेज मिस हो गया है, 1 मिनट के लिए आप लोग रुकें। हाँ, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी प्रथा बच्चे के भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं 4। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दिया होगा क्योंकि उसमें पेज मिस हो गया था, तो मुझे फिर से ये फ़ोटो निकालना पड़ा। इसमें नंबर 1 ऑप्शन है आपका बिना स्पष्टीकरण के कठोर अनुशासन। नंबर 2, लगातार भावनात्मक समर्थन और खुला संचार। नंबर 3, बिना किसी मार्गदर्शन के पूर्ण स्वतंत्रता देना। और डी है भावनात्मक समर्थन के बिना उच्च शैक्षणिक अपेक्षाएं। तो कौन सी प्रथा बच्चे के भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है, वो होती है लगातार भावनात्मक समर्थन और खुला संचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पारिवारिक दिनचर्या और अनुष्ठान निम्नलिखित में योगदान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पारिवारिक दिनचर्या और अनुष्ठान किस में योगदान देते हैं। तो वो क्या वित्तीय स्थिरता में देते हैं, या सांस्कृतिक निरंतरता और भावनात्मक सुरक्षा, या फिर शैक्षणिक प्रदर्शन, या फिर केवल शारीरिक। तो केवल हमें काट देना है। उसके बाद शैक्षणिक प्रदर्शन होता नहीं है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक निरंतरता और भावनात्मक सुरक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक परिवार जो शारीरिक गतिविधियों और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देता है उसका बच्चे पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पे उसके प्रभाव पड़ेगा, या फिर सामाजिक कौशल पर, या शारीरिक स्वास्थ्य पर, या शैक्षणिक रुचियों पर।
तो जब शारीरिक गतिविधि की बात आएगी तो शारीरिक स्वास्थ्य पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। परिवार में भावनात्मक अपेक्षा के निम्नलिखित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो नंबर 1 ऑप्शन है कि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, या फिर उन्नत सामाजिक कौशल, या फिर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे, या बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। तो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक यहाँ दो चीज़ें जुड़ी हैं, जो कि जो भावनात्मक अपेक्षा है परिवार में, उसके परिणाम में ये काफ़ी अपनी भूमिका निभाता है। तो ये आपका सी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि IFSP क्या है? तो IFSP का अर्थ होता है व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना, या फिर व्यक्तिगत परिवार सहायता योजना, या फिर व्यक्तिगत वित्त पोषण सेवा योजना, या एकीकृत परिवार सहायता योजना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि IEP का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्या परिवार के लिए वित्तीय योजना है, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक लक्ष्य है, या सामुदायिक गतिविधियों में बच्चे का सामाजिक एकीकरण है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक लक्ष्य, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि IEP बैठकों में अभिभावकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, या वे बच्चे की ज़रूरतों और ताकत के बारे में जानकारी देते हैं, या वे IEP सामग्री को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर वे स्कूल द्वारा सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ IEP की बैठक में जो अभिभावक की भागीदारी होती है वो इसलिए होती है कि वे बच्चे की ज़रूरतों और ताकत के बारे में जानकारी हासिल करें कि हमारे बच्चे के और कौन कौन से कौशल हैं जो विकसित किया जा सकता है, उसकी जानकारी उन्हें भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि IFSP विकसित करने में आमतौर पर कौन सा पेशेवर शामिल होता है? तो नंबर 1 पारिवारिक डॉक्टर, नंबर 2 विशेष शिक्षा शिक्षक, नंबर 3 व्यावसायिक चिकित्सक, और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो IFSP विकसित करने में आमतौर पर ये सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे वो पारिवारिक डॉक्टर हो, या एक स्पेशल एजुकेटर हो, या फिर व्यावसायिक चिकित्सक हो, सभी लोग। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि IEP के कार्यान्वयन में परिवार की भूमिका क्या है? तो उसमें पाठ्यक्रम का डिजाइन तैयार करना होता है IEP में, या फिर बच्चे की प्रगति की निगरानी करना और शिक्षकों के साथ में संवाद करना, या फिर चिकित्सा उपचार प्रदान करना, या मूल्यांकन आयोजित करना। तो IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम ये होता है कि बच्चे की प्रगति की निगरानी करे कि बच्चा किस किस चीज़ में वो अच्छा कर रहा है या कर सकता है, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें कमी पाई जा रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि होमवर्क में माता पिता की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षक की भूमिका को प्रतिस्थापित करता है। नंबर 2 सीखने को सुदृढ़ करता है और शिक्षा के मूल्य को प्रदर्शित करता है, या फिर बच्चे की स्वतंत्रता कम हो जाती है, या उच्च ग्रेड की गारंटी देता है। तो होमवर्क में माता पिता की जो भागीदारी होती है वो इसलिए होती है कि बच्चे को सुदृढ़ करते हैं और शिक्षा के मूल्य को ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षा कितना मूल्यवान है उनके बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि एक तरीका जिससे परिवार स्कूल में पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं वह कौन सा है? तो वह ये तरीका होता है कि अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन में भाग लें, यानी कि पेरेंट्स मीटिंग जो कराया जाता है वो इसलिए कराया जाता है कि जो अभिभावक आएँ वो अपने बच्चे के बारे में जान सकें कि उसकी पढ़ाई कैसी है, वो कैसे जो उसके अंदर
कौशल छुपे हुए हैं उसको कैसे विकसित किया जा सके, ये सभी चीज़ों के बारे में वो जान भी पाते हैं और पढ़ाई में अपने बच्चे के सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्कूल के बाद की गतिविधियों से बच्चों को निम्नलिखित तरीकों से मदद मिल सकती है। तो किस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए स्कूल के बाद में? होमवर्क के लिए समय कम करना, तो ये गलत बात है। सीखने और कौशल विकसित करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करना, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। तनाव का स्तर बढ़ाना, तो ये गलत है। सामाजिक संपर्क सीमित करना, तो ये भी गलत है। सीमित नहीं करना है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना है कि बच्चे और भी लोगों को देख करके सीख सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि घर पर एक साथ पढ़ने से बच्चे की निम्नलिखित क्षमता बढ़ती है। तो उसकी किस प्रकार की क्षमता बढ़ती है? नंबर 1 शारीरिक शक्ति, नंबर 2 शैक्षणिक कौशल और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, या माता पिता से स्वतंत्रता या वित्तीय समझ। तो उसकी जो क्षमता बढ़ती है वो ये शैक्षणिक कौशल और परिवार के सदस्यों के साथ में उसका संबंध जो है ये उसकी क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 कि शिक्षा में पारिवारिक सहयोग से प्रायः निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं? पारिवारिक सहायता से बच्चे को स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल गलत है। बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और आत्मसम्मान, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सीखने की प्रेरणा में कमी, ये गलत हो जाएगा। और शिक्षकों पर अधिक निर्भरता, ये तो और भी गलत हो जाएगा। बच्चे को आपको भी ध्यान देना है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को फैमिली एंड कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड आप लोगों को कराया गया है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं डिप्लोमा, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को सीटेट का पेपर देना है या अन्य स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी से रिलेटेड उनको पेपर देना है, तो वो यहाँ से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन और कराए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को ट्रू फॉल्स और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको भी कराया जाएगा। बाकी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और वो जो आप पूछेंगे क्वेश्चन उसका भी जवाब दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टेलीग्राम से भी जुड़ें ताकि आप लोगों को नोट्स वगैरह मिलता रहे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।